नमस्कार, सोनकस भुइयां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मिलावट आज चरम पर पहुंच चुकी है और आज शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जिसमें मिलावट न हो रही हो, यहां तक कि अमृत समान दूध में तो सबसे ज्यादा। इसलिए आज हम ये दावे नहीं कर सकते कि जो दूध हम पी रहे हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध है। लेकिन अब आपको दूध और दूध से बने पदार्थों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में रिसर्च के बाद आ चुका है सर्टिफाइड मिल्क, जो आपकी सेहत के लिए पूरी तरीके से फायदेमंद है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके फायदे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र तंबोली जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ देर पहले जब हमने चर्चा की कि मिलावट कहें या कई चीजें जो इस्तेमाल की जाती हैं खाद्य पदार्थों में, वो हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं। दूध को हम समझते थे राजेंद्र जी कि वो बहुत ही शुद्ध होता है और केवल उसमें पानी की गुंजाइश होती है, जो कि शरीर के लिए नुकसान नहीं होता। ऐसे में जब ये A2 मिल्क आया तो लोग समझ ही नहीं पाए कि इसकी कीमत क्यों ज्यादा है, ये किस तरीके से फायदा कर रहा है, पहले जो दूध हम ले रहे थे वो फायदा नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा A2 का, जब रिसर्च के बाद आया, इस बारे में आप बताइए कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी रिसर्च के दौरान जब आपने इसको शुरू किया, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अगर हम बात करते हैं, तो वास्तव में ये है क्या और ये कैसे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद भी है? ज्योति जी, देखिए कि A2 मिल्क भारत देश में 2014 में आया था। 1 दिसंबर 2014 से हमने इसका टेक्नोलॉजी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से लिया। इसकी शुरुआत मैं बताऊं ऐसे हुई कि मैं 5-6 साल पहले एक डेयरी में घूमने गया था। उस डेयरी में मैं जाके देखा, रायपुर से 25 किलोमीटर दूर है, जो भाई लोग चला रहे हैं उसको साथ में। तो उसमें ये पाया मैंने कि दूध वहां पर बाय प्रोडक्ट है, गौमूत्र और गोबर, इनसे फैक्ट्री चल रही थी। उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बना रहे थे। तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि ये शायद दुनिया का पहला डेयरी सेक्टर है या इंस्टीट्यूट है जिसमें दूध बाय प्रोडक्ट है। हाँ। तो मेरी थोड़ी उसमें इच्छा शक्ति हुई कि इसको और ज्यादा समझा जाए, जाना जाए। तो मैं उनके जो संचालक उनसे बात किया, तो मुझे जब पहली मीटिंग में लगभग हमारी 3.5 घंटे की बात हुई, तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम बाहरी दुनिया के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में जो हमको ग्रोथ करे, हमारे बच्चों को ग्रोथ में, हमारे जनरेशन के स्वास्थ्य में सहायक हो, इन चीजों के बारे में हम नहीं जानते। हम ब्रांडेड घड़ी पहनते, ब्रांडेड जूते पहनते, बिना रेट डिस्कस किए महंगी चीज खरीद के अपना स्टेटस को सिंबल मानते हैं। लेकिन जो खान पान की चीजें, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि बार्गेनिंग, खासकर सब्जी भाजी, दूध या जो भी सबसे रॉ मटेरियल होती, तो एक मानसिकता है ये सब। तो मैंने वहां पे देखा दूध बाय प्रोडक्ट था, तो मैं बोला कि सोचा कि चलो इस दूध को लेकर के अपने मित्र समूह को दिया जाए, कम से कम ये जो गाय है अच्छी चीज मिल जाए, शुद्ध मिल जाए। और तो हमारी गौवंश है वहां पर स्वदेशी गौवंश है सारी, 450-500 गौवंश, और उसमें समझिए कि उसका जो खान पान है ऑर्गेनिक है, पूरा शुद्ध सात्विक चारा देते हैं और संतुलित आहार देते हैं। उसके दूध में भी वो सारे तत्व आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दूध को अपने मित्र समूह को दिया जाए, लेकिन ये दिक्कत आई मुझे कि मैं समझा नहीं पाया अपने सब मित्रों को कि ये दूध सबसे अच्छा है, क्योंकि वो शुरू से जब से समझिए दूध पी रहे हैं, तो वो अमूल या कोई भी ब्रांड की दूध पी रहे हैं, देवभोग जो भी ब्रांड की पी रहे हैं, तो पास्चराइज मिल्क पी रहे हैं, फैट और SNF का कंटेंट उसमें लिखा रहता है, बाकी चीजें नहीं लिखी रहती है। तो लेकिन अब लोगों को शुद्ध चीज खाना भूल चुके हैं, तो मैंने परेशानी हुई मेरे को सब चीज करने में। तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं फेल हो गया बेसिकली उसमें। तो फिर मैं सोचा कि ये दूध बेचना मुश्किल काम है और मिठाई बेचना शायद थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि जब भी दूध रेट पे डिस्कस होता है तो दूध के रेट पे डिस्कस होता है, मिठाई के रेट पे कभी डिस्कस नहीं होता। अगर घर में दूध चाहिए तो दूध सस्ता चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको मिठाई दूं या आप अपने मित्र समूह को या किसी बॉस को, तो हम चाहते हैं कि उसको अच्छी चीज दें और महंगी चीज दें। तो दूध बेचने वाला हमारे देश में गरीब होता है हमेशा, और मिठाई बेचने वाला करीब गरीब नहीं होता। रईस होता है। तो मैंने सोचा कि ये घर घर जाके दूध बेचने में कठिनाई हो रही, तो एक मिठाई की दुकान खोल दी जाए। अब मिठाई की दुकान हमने खोल दी।
उसके बाद ये दिक्कत है कि हम सब कहें कि हमारी मिठाई मतलब सबसे अच्छी है, दूध सबसे अच्छे दूध से बनी बिना मिलावट के। मतलब पौष्टिकता की परिभाषा बताना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने उसको सर्टिफिकेशन मैंने सोचा करा लिया जाए, ताकि मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, तो कम से कम सर्टिफाई करा दूं तो शायद लोग विश्वास करने लगे कि ये बेस्ट चीज है। तो एक जिज्ञासा थी मेरे को कि इसको कर लिया जाए। तो उसी के लिए जब मैं और डेप्थ में गया उस विषय के उसमें, तो मुझे पता चला कि NDRI नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल में इस विषय में शायद हम मदद कर पाए। तो मैं अपनी मिठाई और दूध को लेकर करनाल हरियाणा गया। वहां पर जाने के बाद मैंने वहां साइंटिस्ट आशीष सिंह जी, उनको प्रिंसिपल साइंटिस्ट से मैंने कहा कि सर ये मैं लाया हूं दूध और मिठाई, इसको आप चेक कर लीजिए और इसमें जो भी तत्व इंग्रेडिएंट है इसके फायदे के हैं या नुकसान के हैं, वो बता विटामिन प्रोटीन मिनरल जो भी है आप बताइए फायदे। तो उन्होंने मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक देखा एक बार। उन्होंने पूछा आप किस में आए? तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा सर इसका इस चेक से क्या संबंध है? मैं मिठाई दूध लाया, चेक करके बताइए मैं किस में आया, उससे क्या रिलेशन हमारा। तो बोले नहीं, भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ अगर किसी का दूध और मिठाई चेक करो तो आदमी भागता है, बोले जिम्मेदारियों से, और आप हजारों किलोमीटर से इतना पैसा खर्चा करके चेक कराने आए। तो मैंने कहा सर मेरा कॉन्फिडेंस है, हमारी अपनी पैरामीटर में पाली गाय है, देसी गौवंश है और उसका खान पान संतुलित है, तो मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे है कि आप इसको सर्टिफाई कर दें। फिर उन्होंने बताया कि आज हमारे पास ऐसा कोई विशेष वो नहीं है जांचने का। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया सर आपके पास ये सब पैरामीटर नहीं तो आप देश को गाइड कैसे करते हैं कि ये अच्छा है ये खराब है? तो फिर उन्होंने एक साइंटिस्टों की टीम बनाई, तब पता चला कि वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद डे हैं। डे सर ने सन 2007 में एक रिसर्च कर रखा था A1 और A2 मिल्क का बाइफर्केशन करने का। अच्छा। तो A2 मिल्क मैं पहले सुन चुका था, मुझे उसके बारे में जानकारी थी। तो जब मैं डे सर से मिला और अपना सारा प्रकल्प बताया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तंबोली जी ये टेक्नोलॉजी आप रख लीजिए और ये सारे देश को अवेयर करिए कि A2 मिल्क पे काम करें और जागरूकता लाएं और इसके फायदे सबको बताएं। तो मैंने डे सर से कहा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो दूसरे फील्ड का हूँ, मेरा काम दूसरा है, साइंटिस्टों का काम है बेसिकली। तो बोले नहीं आप कर लेंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस, आप जब हजारों किलोमीटर से अपना दूध चेक कराने आ सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। A2 दूध क्या है, इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो इस तरीके से ये मिशन या संस्थान शुरू हुआ जहाँ पे A2 का हम DNA बेस्ड टेस्ट करते हैं। अच्छा, यही मैं पूछने वाली थी कि A2 का जैसा आपने बताया कि DNA बेस्ड टेस्ट आप करते हैं और A2 का फायदा दूसरे दूध की तुलना में कितना ज्यादा होता है, या इसमें क्या क्या चीजें खास होती हैं जो व्यक्ति के पोषण में या उसकी सेहत के लिहाज से जरूरी होती है? जो A2 मिल्क है होलसम फूड है बेसिकली। जब ये A2 का कॉन्सेप्ट 2007 में आया, मैंने बताया जैसे डेविल इन द मिल्क नाम एक पुस्तक प्रकाशित हुई न्यूजीलैंड से, तब दुनिया में 2 प्रकार का दूध आया है। उन्होंने जब रिसर्च में पाया कि A1 दूध जो है वो नुकसान दे सकता है, उसमें 5 प्रकार की बीमारी को उन्होंने चिन्हित किया मोटा मोटी। अच्छा। तो उसमें टाइप 1 डायबिटिक है या डायबिटिक कही है, ब्लड प्रेशर BP की शिकायत है, ऑटिज्म का है, बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होना, एक सडन डेथ सिंड्रोम आजकल पाया जाता है बहुत ज्यादा बच्चों में, और इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है A1 जो मिल्क है। हाँ, उसका रीजन ये पाया गया कि A1 दूध में जब हम पीते हैं दूध, स्वास्थ्य के लिए पीते हैं कि हम पिए बच्चे स्वस्थ हो और बच्चों को हम प्रेशर करते हैं ग्रोथ। तो A1 दूध में क्या होता है, एक BCM7 का निर्माण हो जाता है। अच्छा। जिसको हम बीटा कैसीमॉर्फिन कहते हैं। वो दूध पेट में जाने के बाद पाचन क्रिया के बाद उसका निर्माण होता है। तो बीटा कैसोमॉर्फिन है वो एक मादक पदार्थ का एक अंश रूप ले लेता है जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अच्छा। तो डाइजेस्ट नहीं पाने के कारण वो हमारे नुकसान देता है स्वास्थ्य में। तो जैसे कि क्या होता है कि मान लो अपन ने BCM हमारे शरीर में चला गया तो हमारे शरीर के जो अंग है समझिए, जैसे BCM जाने से समझिए लीवर या वेन्स में जो कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा, वो नहीं जा पाता और वो स्टोर होने लगता है, मतलब है ना, तो वो अपने इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है। तो उस कारण डायबिटिक हो जाता है और जो कारण बनता है बीमारी के कारण। और हम जो चाय पीते हैं हमें पता नहीं होता उस चाय में A1 है, ये दूध है। कई लोग दूध नहीं पीते, चाय पीते हैं, तो वो धीरे धीरे
हम बीमारी को। हाँ बिल्कुल। और ये जो A2 मिल्क की जब बात हुई, और चूंकि आपने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए तो हमारी खुशी की बात है कि यहाँ पर इस तरीके की चीज आपने शुरू की है। अब चूंकि इसको बढ़ाने की जब हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को A2 मिल्क मिल पाए और जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पर खर्च हो, ऐसे में इसको बढ़ाने की क्या इंतजाम है? क्योंकि गाय की जो नस्लें हैं उसकी तैयारी करनी होगी, आपको इसके लिए बड़ा रिसर्च या उसका इंतजाम करना होगा। इस बारे में फिर कैसे आप लोगों ने प्लान किया, या आगे इसको बढ़ाने का क्या सोचते हैं? देखिए, अब स्वदेशी गौवंश पर, क्योंकि देसी गाय का दूध A2 होता है और स्वदेशी गौवंश पे हमें फिर से लौटना पड़ेगा। जो हमने दूध क्रांति के दौरान मतलब समझिए दूध क्रांति जब हुई, जब अमूल का और वर्गीस कुरियन जी ने, जो भारत सरकार ने माना कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और दूध का विकास के लिए, मतलब दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार ने, जो वर्तमान सरकार उस समय रही होगी, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि विदेशी गाय को लाए, हमारी गाय को संकरा करा दे। तो वो ब्रीड जो हमारी खराब हो गई उसको हमसे मूल धारा में लाना पड़ेगा फिर से, और इंटीग्रेटेड बात करनी पड़ेगी। आज क्या हो रहा है कि सब सिर्फ दूध की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड बात नहीं होती। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ज्योति जी कि गौमूत्र में बहुत सारे सच्चुए हैं, और अभी तो गौमूत्र में सोना भी प्राप्त हो चुका है देसी गाय में। तो हमको इंटीग्रेटेड बात करने से, बाकी जैसे गौमूत्र गोबर के प्रोडक्ट है, जैसे खाद बनाते हैं, जीरो बजट खेती होती है उससे, और बहुत सारे गुनाइल फिनाइल बनता है, और धूप बत्ती वगैरह जैसे पूजा पाठ के आइटम भी बनते हैं हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से। मतलब पूरा इंटीग्रेटेड काम होना चाहिए। उसमें ब्रीडिंग भी सुधारना है, पंचगव्य चिकित्सा है, पंचकर्म है। इसमें क्या हो रहा है कि पूरे देश में कहीं पर भी इंटीग्रेटेड एक कोई सेंटर नहीं अभी तक। तो हम लोग इस प्रयास में है कि स्वदेशी गौवंश के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ हम इंटीग्रेटेड एक मॉडल देश को दें, ताकि पूरे भारत के लोग इसमें आए और अपना स्वास्थ्य को ठीक रखे, शुद्ध चीज पाएं, पौष्टिक चीज पाएं, मिलावट रहित पाएं। स्टार्टअप के जरिए युवाओं को कितना फायदा हो सकता है इस उद्योग में जोड़ने के साथ ही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो स्टार्टअप का भी आपने जिक्र किया और कई राज्यों में आज इस पर काम भी हो रहा है। अगर कोई अब युवा, क्योंकि आज नौकरी की तरफ से हटके जब उनको मौका मिला है स्टार्टअप के जरिए, वो अपना बिजनेस या अपनी आमदनी शुरू कर सकता है। तंबोली जी, ऐसे में ये जो फील्ड है वो किस तरीके से सपोर्ट करता है, या आपके द्वारा जो शुरू किया गया काम है उनको कैसे स्टार्टअप में फायदा दे सकता है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जब से सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के आप जैसे सब सहयोग से डीडी किसान और सारे लोग प्रमोट करते ही हैं अच्छे काम को, तो इनके माध्यम से सोशल मीडिया देश में और देश के बाहर भी ये मैसेज जा चुका है कि A2 दूध पे अब देश को काम करने की जरूरत है। तो पढ़े लिखे नौजवान वर्ग, देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो समझदार वर्ग है ना, वो इसमें आना चाहता है। पहले दूध पालना ये माना जाता था कि अनपढ़ बच्चा काम करेगा, घर में जो काम नहीं करता है, जिसका दिमाग कम है, मतलब मोटा मोटी जो बहुत अच्छा नहीं समझा, बहुत अच्छा एक व्हाइट कॉलर जॉब नहीं माना जाता। लेकिन अब ये पैटर्न बदल चुका है। लगभग 25 राज्यों में हम लोगों को स्टार्टअप के थ्रू शुरू करवा चुके हैं। अच्छा, 200 से 250 बच्चे अभी डेयरी में, A2 डेयरी में, इंटीग्रेटेड A2 डेयरी में काम करने की ओर कर भी रहे हैं और प्रोसेस में है। और आउट ऑफ कंट्री भी हमसे मार्गदर्शन मांग रहे। अभी केनिया से, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास आई थी कि हम आपके साथ MOU करके काम करना चाहते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत मान ली जाए स्टार्टअप की। बच्चों को अभी आज के ही अखबार में है कि IBM का लड़का ऑस्ट्रेलिया 12 लाख की पैकेज छोड़ के उसने देसी गाय की डेयरी खोली। तो इसमें फिर किस तरीके से हेल्प होगी? मान लीजिए आपके जरिए वो स्टार्टअप के जरिए शुरू करना चाहते हैं, हम पूरा गाइड करते हैं उसको। जो भी A2 पे काम करना चाहे, A2 देसी काऊ मिल्क पे, तो हमारी संस्था उनको फ्री ऑफ कास्ट पूरा गाइड करती कि आपको कहाँ से पशुधन लेना है, कैसे उसका खान पान रखना है, और क्या क्या उसकी बीमारी से बचाना है, उसके दूध को प्रीमियम रेट अपन कैसे पा सकते हैं, अगर दूध नहीं बिकता तो उसके बाय प्रोडक्ट बना के कैसे बेच सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपको एक अच्छी चीज बताऊं कि किसान दूध बेचता है जब, तो उसका मूल्य का निर्धारण किसान नहीं कर पाता। जो भी संस्थाएं उसका दूध खरीदती, फैट के आधार पर उसका निर्धारण होता है। तो उससे वो गरीब हो जाता है, मतलब उसको कास्टिंग नहीं मिल पाती। अगर मान लीजिए वो अपना दूध का रेट निर्धारण करे और स्वयं
अच्छे पैरामीटर पे गौवंश को रख के उसके खान पान को तो उसको फायदा ज्यादा होगा ऐसे में। अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण जो काम अभी तक मैं समझ पा रही हूँ तंबोली जी, वो ये है कि गायों की जो नस्ल है वो बहुत मायने रखती है। मान लीजिए स्टार्टअप के जरिए कोई शुरू करना ही चाह रहा है तो उसको एक अच्छी नस्ल की और देसी गाय कहाँ से मिल पाएंगी, क्या बड़ी संख्या में अगर उनको जरूरत है तो क्या मिल पाएंगी, या ऐसे किसान जिनके पास पहले से ही अच्छी गाय हैं और वो भी आपके इस काम के साथ जुड़ना चाहते हैं, A2 मिल्क में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कितनी संभावना है? नहीं, अभी तो सारे देश में चूंकि जागरूकता आ गई है तो सारे जो पढ़े लिखे वर्ग हैं कहना चाहिए कि वो अच्छी गाय पालना भी चाह रहे हैं और ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं काफी लोग। तो वो धीरे धीरे से हो पाएगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 10 से 15 साल का समय लग सकता है कि जो ब्रीडें हमारी बिगड़ चुकी है उसको वापस इंडिजीनियस में करने में, भारतीय उपगवंश में टोटल 64 नस्लें पहले हमारे देश में थी, ऐसा माना जाता है। अभी जो वर्तमान में है 40 नस्लें चिन्हित हुई भारत में, तो हमको ये 40 नस्लों पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, तो इनको ही कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इनको बचा के रखा जाए, इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। इस पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पे पूरा ध्यान दें, और भारत सरकार और वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव ली। हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी 6-12 लाख की एक डेयरी का स्कीम लाया जिसमें 6 लाख की सब्सिडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गोकुल मिशन करके लॉन्च किया है। तो भारत सरकार भी वर्तमान सरकार है, इसमें बहुत विशेष ध्यान दे रही है कि किसको डेयरी सेक्टर में अपन कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को देश में लाके अच्छे देश के लोगों को स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और अच्छी चीजें दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा जिक्र आपने किया था, इंटीग्रेटेड जो शब्द आपने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फील्ड के लिए। अगर हम बात करते हैं किसानों में, और जब गाय का जिक्र होता है तो जैसा कि A2 मिल्क में जब शुरुआत आपने देखा कि चारा गायों को अगर अच्छा मिलता है तो जाहिर सी बात है दूध की क्वालिटी सुधरती है। आपको लगता है कि चारा का भी एक विकल्प है, आप बिजनेस के तौर पर या खेती किसानी के तौर पर इसको अमल पे लाया जा सकता है कि ऐसी गायों को जो चारा मिलेगा उसके उत्पादन का भी विकल्प आपके पास में खुल जाता है? जी बिल्कुल मैडम। तो आय का ये जरिया बहुत अच्छा हो सकता है आगे चलकर? बिल्कुल बहुत अच्छा हो सकता है। अभी हम कहें कि अभी इस फील्ड में किसी में भी जाइए आप, चाहे ब्रीडिंग पे जाइए, चाहे चारे पे जाइए, चाहे दूध पे जाइए, आने वाले मतलब 50 साल तक इसमें पैसा है और इसमें काम है बहुत ज्यादा। जब भारत आजाद हुआ था, मैं आपको एक फिगर भी देता हूँ, भारत आजाद हुई तब हमारे यहाँ आबादी थी 35 करोड़ और पशुधन लगभग 98 करोड़ थे। आज हमारी आबादी 125 करोड़ है, आबादी बढ़ गई है और पशुधन अभी 19-20 करोड़ मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लीकेज है इसमें कि हमारे यहाँ दूध में भी हम उतने ही तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल भी उतना ही ग्रोथ कर रहा है। तो ये दुविधाभासी है थोड़ा सा, उसमें हमको मतलब वापस आपको अपनी नस्ल या पशुधन पर काम करने की जरूरत ज्यादा समझते हैं जब इस फील्ड में आप काम करते हैं? जी बहुत ज्यादा। लोगों का रुझान बढ़ा भी है तंबोली जी, ये आप मानते हैं? क्योंकि लोग अब चाह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके पास में जमीन है या फार्म हाउस है, तो वो भी चाह रहे हैं कि कम से कम जो भी डेयरी प्रोडक्ट है वो खुद का ही अपना कुछ करें ताकि शुद्ध चीजें उन्हें मिल पाए। तो आपको लगता है कि एक अच्छा विकल्प तैयार हो रहा है? बहुत अच्छा विकल्प तैयार हो रहा है। पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं और ये अच्छी बात हो रही है कि अभी एक इंफोसिस से अमेरिका से केदार तीर्थ जी छोड़ के आए और पुणे में वो थारपारकर का क्लब चला रहे हैं। अच्छा है ना, जैसे अभी एक बच्चे का होता है, एक लड़की आई है अभी बालाजी टेलीफिल्म में वो काम करती थी हेयर कटिंग वगैरह का, वो भी बिलासपुर में खोली है। ऐसे देश के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग अपने दूध को प्रीमियम दर पर जब बेचते हैं तो आसपास के जो किसान जिन्होंने देसी गाय पाल रखी है उनके दूध का रेट भी बढ़ जाता है जी। मेरे मित्र हैं भल्ला जी, वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, दूध को 140 रुपए लीटर पे, 150 रुपए लीटर पे दिल्ली में बेचते हैं। तो उनके आसपास के जो देसी गाय पालने वाले किसान, उनका दूध का कीमत 70 रुपए हो गया है। तो जो अनपढ़ है बेचारे उनको भी अपने आप ग्रोथ हो रहा है। पढ़े लिखे लोग आने से क्या होता है कि लोगों में एक तो अवेयरनेस आ रही दूध के प्रति, शुद्धता के प्रति। अभी जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी, मैं वहां फिर से लौटना चाहूंगा, दूध है कि नहीं ये पहले जांच होना। बिल्कुल। पानी उतना नुकसान नहीं करता। दूध में केमिकल क्या मिला है, यूरिया डिटर्जेंट आजकल बहुत सारा आता है। तो इसका कोई केंद्र मैं मानता हूँ कि पूरे देश में हर जिले में, हर ब्लॉक में होना चाहिए कि कोई भी उपभोक्ता जहाँ चाहे
अपना दूध चेक करा जब वो पैसा दे रहा है तो कम से कम जो चीजें उसको मिल रही है उसकी गारंटी रहे कि वो उसको शुद्ध जानने का हक है, उसको जानने का हक है। बिल्कुल। और ये एक अहम काम आप कर रहे हैं जो कि दूसरों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है और एक आमदनी का बहुत अच्छा जरिया भी लोगों को दे रहा है। कोई संदेश इस वक्त आप देना चाहें कार्यक्रम के जरिए हमारे किसान भाइयों को, या जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहें? मैं तो भारत के सभी नौजवान वर्ग को आमंत्रित करता हूं इस काम के माध्यम से कि स्वदेशी गौवंश के संरक्षण, संवर्धन के साथ स्वावलंबन है ना और सर्वांगीण आर्थिक विकास है तो इस काम में आए। और यही एक ऐसा काम है जो हमको फिर से भारत को स्वर्णिम युग में पहुंचा सकता है। इससे जीरो बजट खेती हो जाएंगी, नेचुरल प्रोडक्ट मिलने, सिर्फ दूध की बात नहीं होगी, इसमें हम वो सारी चीजें पा सकते हैं। पर्यावरण की शुद्धि होगी इसमें, है ना, वातावरण शुद्ध होगा, खान पान शुद्ध होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो वो सारी चीजें जो हमको एक आवश्यकता होती है एक शरीर के लिए या सृष्टि के लिए कहिए, मानवता के लिए, सारी चीजें इसमें पॉजिटिव है। बिल्कुल। और इतने लंबे समय से जब आप इसके साथ में जुड़े हैं तो जिस समय आप जुड़े थे तब और आज के समय में आप अपने आप में कितना बदलाव देखते हैं और इस कार्य के जरिए जो आपसे जुड़े लोग उनमें कितना बदलाव देखते हैं? ये बहुत बड़ा, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि ये सब होगा। जैसे आप इंटरव्यू ले रही हमारी, हम नेशनल फिगर बन गए, टीवी वाले, पत्रकार, पढ़े लिखे लोग, संत महात्मा लोग ये सोचते हैं कि जो शास्त्र सम्मत बातें थी, हजारों साल से हमारा शास्त्र कहता था, उसको वैज्ञानिक रूप से दस्तखत करके साइंटिफिकली प्रूव कर दिया आपने। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है जितने भी देश के संत हैं। और एक जो रिसर्च किए प्रोफेसरों ने, उससे बड़ी बात बताऊं, NDRI में जो रिसर्च हुआ या जो इस विषय में काम कर रहे हैं, कामधेनु यूनिवर्सिटी हुआ, जो भी पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, इस देश के सारे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब तो प्लेटफॉर्म में पढ़े लिखे प्रोफेसर, लेक्चरर या कुलपति महोदय जो भी कहें, वो सारे लोग खुश है कि हमारी जो रिसर्च है, वर्षों की साधना है, वो लोगों तक जा रही है। बिल्कुल। और सही रूप में वो समझ भी एक पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म देश को मिल गया है A2 के माध्यम से कि वो अपनी बात रख सकते सब लोग। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण बात को लोगों तक रखने के लिए जो आपने शुरुआत किया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।